is Samiksha Chaturvedi, your Unacademy Client Educator. And in this session, we'll be talking about Shaira Bano versus Union of India. This case is also famously known as Triple Talaq case, right? So, I have done my BLLB from Dr. Ram Manohar Lohia, National Law University. I have done LLM from Amity University, Noida. I am a registered advocate with BCI and I have a teaching and mentoring experience of 2 years. Alright, so Shaira Bano versus Union of India is better known as Triple Talaq case, right? यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला था कि practice of Triple Talaq is unconstitutional, right? What was given here that the practice of Triple Talaq is unconstitutional. अगर हम लोग डेट ऑफ जजमेंट की बात करें तो दिस जजमेंट वाज गिवन ऑन 22 अगस्त इन 2017 एंड जो आपका बेंच है ये आपका 5 जजेस बेंच है जिसको कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहते हैं, राइट? क्या हुआ इस केस में? शायरा बानो की शादी रिजवान अहमद से हुई थी 2001 में और 15 साल बाद ही रिजवान अहमद ही डाइवोर्स्ड हिज वाइफ बाय वे ऑफ ट्रिपल तलाक, राइट? ट्रिपल तलाक को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तलाके बिद्दत से, है ना? इसमें क्या होता है कि एक ही सिटिंग में एक ही बार में हस्बैंड 3 बार बोलता है तलाक 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 बिना वाइफ के कंसेंट के, राइट? So that is a practice that allows a man to divorce his wife by saying the word talaq 3 times in one sitting without his wife's consent, right? So let us look at some other dissolution of marriage कैसे कैसे होता है और किस तरह से मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है. तो बेसिकली हमें यहाँ 4 तरह के dissolution of marriage देखने को मिलता है. सबसे पहला आपका होता है हस्बैंड के साइड से डाइवोर्स, राइट? दूसरा होता है वाइफ के साइड से डाइवोर्स. तीसरा होता है म्यूचुअल कंसेंट, दैट इज जब हस्बैंड और वाइफ दोनों आपस में डिसाइड करें कि हाँ हमें अब डाइवोर्स लेना है. चौथा होता है जब आपका जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज जुडिशरी इज इन्वॉल्व हियर, राइट? अब हमें इन चारों को पढ़ने की जरूरत नहीं है इस केस को समझने के लिए. हमें यहाँ पे देखना है हस्बैंड का डिसोल्यूशन, उसमें भी हमें तलाक देखना है. देयर आर मेनी मोर वेज बाय विच हस्बैंड कैन डिसॉल्व द मैरिज, बट हमें यहाँ पे तलाक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, राइट? तो तलाक 2 तरह के हो सकते हैं. एक आपका देख रहे हैं तलाके सुन्नत होता है और दूसरा आपका होता है तलाके बिद्दत, राइट? तलाके सुन्नत इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज तलाके अहसन और दूसरा होता है तलाके हसन, राइट? अब ये दोनों क्या होते हैं? लेट अस सी इट इन डिटेल, राइट? सबसे पहले आपका आता है तलाके सुन्नत. तलाके सुन्नत क्या है? तलाके सुन्नत इज बेसिकली अगर आपने एक बार डाइवोर्स दे दिया, आपने एक बार तलाक प्रोनाउंस कर दिया, आपके पास एक पीरियड होता है. उस पीरियड में आप दोनों पार्टीज हस्बैंड और वाइफ क्या कर सकते हैं? कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और रिकंसाइल कर सकते हैं, राइट? इसका मतलब ये जो तलाक है, ये जो आपके तलाके सुन्नत होते हैं, दे आर बेसिकली रिवोकेबल. आपका तलाक वापस लिया जा सकता है और आप यहाँ पे वो शादी वैसे के वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं एज इफ द तलाक नेवर हैपेंड, राइट? सो लेट अस रीड. इट इज अ रिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक बिकॉज इन दिस फॉर्म द कॉन्सिक्वेंस ऑफ तलाक डू नॉट बिकम फाइनल एट वंस. एक ही बार में जैसे आपने तलाक बोला तुरंत ही वो तलाक फाइनल नहीं हो जाता है. आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं, राइट? There is a possibility of compromise and reconciliation between the husband and wife. Therefore, it is regarded to be approved form of talaq. इसको हम लोग approved form of talaq बोलते हैं, right? अब तलाके सुन्नत हमने पहले ही देखा है कि ये 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड होते हैं. एक आपका होता है तलाके अहसन जिसको मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म बोला जाता है और एक आपका होता है तलाके हसन जिसको अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक बोला जाता है, राइट? क्या होता है तलाके अहसन? तलाके अहसन में बेसिकली 3 चीजें होती हैं. पहला होता है कि एक ही सिंगल प्रोनाउंसमेंट किया जाता है तलाक का, एक ही बार हस्बैंड बोलता है तलाक, राइट? दूसरा आपका इंपॉर्टेंट चीज होता है यहाँ पे तुहर पीरियड. तुहर पीरियड क्या होता है? व्हेन अ वुमन इज मेंस्ट्रुएटिंग,
व्हेन अ वुमन इज मेंस्ट्रुएटिंग, तो दो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बीच में जो वो पार्ट होता है जब वो वुमन मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही होती है, उसको तुहर पीरियड कहते हैं। ये जो तलाक का प्रोनाउंसमेंट है, इसको आपको उस तुहर पीरियड में ही कहना है, राइट। तीसरा चीज क्या है, जैसे ही हस्बैंड ने तलाक बोला, women will start observing the इद्दत पीरियड, है ना। जो भी वाइफ होंगी वो इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करेंगी। इद्दत पीरियड क्या होता है, ये एक एब्स्टिनेंस पीरियड होता है, जहां पे द हस्बैंड एंड वाइफ दे आर नॉट सपोज्ड टू हैव द कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स बिटवीन देम, राइट। Okay, so let us read. It is considered to be the most proper and most reasonable form of divorce. This kind of talaq is given by husband through pronouncing talaq, which is subsequently followed by an abstinence period, which is known as iddat period. अब ये इद्दत पीरियड कितना समय का होता है, कितने समय तक आपको ये इद्दत ऑब्जर्व करना है? So the iddat denotes the period of 90 days. नॉर्मली अगर विमेन मेंस्ट्रुएट कर रही है तो आपको 3 सब्सिक्वेंट मेंस्ट्रुएशन पीरियड फॉलो करना है। हाउएवर इफ द विमेन इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, तब कितना होता है, तब 3 लूनर मंथ से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। सो इफ द विमेन इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, द पीरियड ऑफ इद्दत इज 3 सब्सिक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, एंड इफ द विमेन इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, then the period will be calculated at 3 lunar months. However, the husband can only pronounce the talaq only within the period of tuhar, which means the term of purity, when the wife was not menstruating. I hope यहाँ तक clear है, right? अब अगर husband इद्दत पीरियड है, वो इद्दत पीरियड किस लिए है, उसी इद्दत पीरियड में husband को रिवोक करना है अपना तलाक, right? If the husband does not by the words revoke the talaq before the iddat period or does not have any wedlock with the wife, the talaq will be conclusively established. मतलब यहाँ पे जैसे ही इद्दत पीरियड खत्म हुआ, आपका डाइवोर्स फाइनल हो गया, you are no longer husband and wife, right? इसीलिए वो जो इद्दत पीरियड है वो बेसिकली आपका अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप रिवोक कर सकते हो तलाक को। Alright, so before the completion of period of iddat, the husband is given the opportunity to revoke the talaq. If the talaq is not revoked before the prescribed period, the talaq becomes irrevocable. Thereafter, the marriage bond will be terminated and the couple is prohibited to resume the marital relationship except in the condition of fresh marriage. I hope यहाँ तक clear होगा, right? Now, the next one is तलाक़-ए-हसन। अब तलाक़-ए-हसन में क्या था, एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट एक तुहर पीरियड में होता था और उसी के बाद इद्दत पीरियड स्टार्ट हो जाता था। तलाक़-ए-हसन में क्या होता है, आपका क्या होता है, 3 प्रोनाउंसमेंट होते हैं 3 तुहर पीरियड में, और जैसे ही आपका तीसरा प्रोनाउंसमेंट होता है, वैसे ही तलाक क्या हो जाता है, आपका इररिवोकेबल है। वहां पे जैसे ही आपने तीसरी बार तलाक बोल दिया तीसरे तुहर पीरियड में, वैसे ही वहां पे शादी आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद अगेन आपका इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना है, राइट। सो लेट अस रीड अनदर परमानेंट फॉर्म ऑफ तलाक इज तलाक़-ए-हसन, राइट। This Hasan form of talaq is quite similar to a Hasan form, but in Hasan form there are 3 pronouncement of talaq instead of 1 pronouncement. A husband can pronounce तलाक़-ए-हसन by pronouncing divorce in successive तुहर period. मतलब एक तुहर पीरियड आया, फिर menstruation स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा तुहर पीरियड आया, फिर menstruation आया, फिर तीसरा तुहर पीरियड आया। तो ये क्या है, ये आपका सक्सेसिव चल रहा है, right? So it means he has to pronounce talaq in the purity after 3 consecutive menstruation or lunar months. The first and second pronouncement of talaq is revocable. क्यों? क्योंकि अगेन हमें कॉम्प्रोमाइज का या रिकंसिलिएशन का एक टाइम देना है। तो जो पहला और दूसरा तलाक का पीरियड होता है उसमें आपको क्या करना है, आप रिकंसाइल कर सकते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इट कैन बी रिवोक्ड ईदर expressly or by cohabitation with the wife. However, after the third pronouncement of talaq, the marriage terminates and the talaq is irrevocable.
thereafter the wife has to observe the mandatory iddat period after the third pronouncement. Right? So distinction यहाँ पे क्या है Hasan और Hasan में, that the women have to observe the iddat period after the only pronouncement of talaq, and on the other hand Hasan में क्या है, the women has to observe the iddat period only after the final and the third pronouncement of talaq. Right? So Hasan में क्या है, पहले ही pronouncement के बाद आप iddat period start कर देते हो, और Hasan में क्या है, 3 pronouncement होने के बाद आप जो है यहाँ पे iddat period observe करते हो. I hope till now this is all clear. Now, the main contention in the Shaira Bano case was regarding talaqul biddat, right? Triple talaq जिसको हम लोग बोलते हैं. ये क्या है, एक irrevocable form of talaq होता है, right? ये एक irrevocable form of talaq होता है. एक ही sitting में, एक ही लाइन में आप तलाक तलाक तलाक, या मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, आप इस तरह का कोई स्टेटमेंट कर देते हो. Right? आप इस तरह का कोई स्टेटमेंट कर देते हो. It can be exercised by husband pronouncing 3 consecutive talaqs simultaneously, which results in the instant breakdown of marriage. Since the above mentioned 2 forms of talaq are approved by Quran and Hadith, जो आपका Hasan और Hasan है, ये कुरान और हदीस में ही approved है, right? लेकिन जो तलाक़े बिद्दत है उसके बारे में आपको कुरान में कुछ नहीं मिलेगा, हदीस में कुछ नहीं मिलेगा. इसीलिए this is neither approved by the Quran nor approved by the Prophet, right? Okay. So शायरा बानो केस ने इसीलिए यहाँ पे ये रेड डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इन्होंने प्लीड किया कि ये जो 3 तलाक, ये जो ट्रिपल तलाक, तलाक़े बिद्दत है, ये इस प्रैक्टिस को इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन. तो आप देखोगे इस केस में सिर्फ ट्रिपल तलाक की बात नहीं हुई थी, इस केस में आपका निकाह हलाला की भी बात हुई थी और पॉलीगैमी की भी बात हुई थी, राइट? और क्या बोला गया था कि इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन एनश्राइन्ड इन आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वी ऑल नो 14 and 15 talks about the equality, 21 talks about right to life and liberty, 25 talks about right to religion, है ना? तो इन चारों आर्टिकल्स के अंडर इन्होंने रेड फाइल की थी, राइट? सो निकाह हलाला क्या होता है, इन्होंने ट्रिपल तलाक की भी बात की थी. ट्रिपल तलाक में भी अंडरस्टैंड कि इस तलाक़े बिद्दत, जहाँ पे एक ही प्रोनाउंसमेंट में आप 3 बार तलाक बोलते हैं. निकाह हलाला क्या है, निकाह हलाला भी इस केस में रेज किया गया था. निकाह हलाला क्या होता है, अगर एक बार हस्बैंड ने वाइफ को डाइवोर्स कर दिया है और अगर वो दोबारा शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है, वाइफ को पहले किसी और पर्सन से शादी करनी होगी, किसी और पर्सन से शादी करनी होगी, कॉन्ज्यूमेशन होगा उस मैरिज का, एंड फर्दर जो डाइवोर्स होगा, जो सेकेंड मैरिज का डाइवोर्स होगा, दैट विल बी ऑन द बिहाफ ऑफ हस्बैंड, राइट? सो निकाह हलाला मीन्स अ प्रैक्टिस इन विच अ डाइवोर्स्ड वुमन who wishes to remarry her husband must marry and get divorced from the second husband before remarrying her first husband, right? I hope ये समझ आया है कि यहाँ पे डाइवोर्स दिया, डाइवोर्स हो गया हस्बैंड वाइफ में, अब वो दोबारा शादी करना चाहते हैं, तो दोबारा शादी करने के लिए जो वाइफ है उसको किसी और पर्सन से शादी करनी होगी, और शादी करने के बाद जो दूसरे शादी में आपका जो डाइवोर्स आएगा वो हस्बैंड के साइड से आएगा, राइट? उसी के बाद आप अपने पहले हस्बैंड से शादी कर सकते हैं. एंड पॉलीगैमी आई थिंक इट इज मोस्ट अंडरस्टूड हियर कि यहाँ पे एक मुस्लिम मेन के पास ये राइट है, ये एक प्रैक्टिस है, सॉरी इट्स नॉट अ राइट, इट्स बेसिकली अ प्रैक्टिस, जहाँ पे मुस्लिम मेन कैन हैव मोर देन वन वाइफ, राइट? पॉलीगैमी यही होता है, पॉलीगैमी का मतलब, ठीक है? तो 16 फरवरी 2017 में कोर्ट ने इन सब से रिक्वेस्ट किया, शायरा बानो से, यूनियन ऑफ इंडिया से, बहुत सारी वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से और एंड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से कि आप इन इश्यूज के ऊपर हमें लाके अपने क्या राय हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, आप लाके दो, राइट? सो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाज अगेंस्ट दिस. वो ये कहते थे कि तलाक़े बिद्दत क्या है, इट इज अप्रूव्ड फॉर्म, ये आपका अप्रूव्ड फॉर्म है, बहुत ही सही प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है.
लेकिन शायरा बानो, यूनियन ऑफ इंडिया और जितने भी विमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, दे वर अपोजिंग दिस प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक, राइट. सो व्हाट वर द इश्यूज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर हियरिंग ऑल द पार्टीज, कि क्या ट्रिपल तलाक कॉन्स्टिट्यूशनल है. और दूसरा क्वेश्चन था, क्या ट्रिपल तलाक एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ इस्लाम है, राइट. सो दीज वर द टू इश्यूज दैट वर रेज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. सो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, इन्होंने सेट असाइड कर दिया और डिक्लेयर किया कि ये जो तलाक़े बिद्दत है या जो ट्रिपल तलाक है, इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इट वायलेट्स द राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 14 read with article 13 clause 1 of Indian constitution. कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया कि an arbitrary act must involve negative negation of equality, right. यहाँ पे हस्बैंड आर्बिट्रली अपने मन के ऊपर से वो क्या कर रहा है, डाइवोर्स दे रहा है. इसका मतलब यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ फॉलो हो पा रही है, क्योंकि ये तो आर्बिट्ररी डिसीजन है, right. And determine that because triple talaq states that the marital tie can be broken capriciously with no attempt of reconciliation to save it, this is arbitrary and it violates article 14 of the constitution of India. आई होप यहाँ तक ये समझ आया होगा कि क्योंकि ये एक आर्बिट्ररी डिसीजन होता है हस्बैंड का कि इंस्टेंट तलाक देना, इसीलिए ये आर्टिकल 14 का वायलेशन में है, राइट. Next, the Supreme Court ruled that the practice of talaq-e-biddat is not protected by exceptions set out in Article 25, as the court determined that it is not an essential component of Islamic religion. Right? बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेशंस हैं, ऐसे मुस्लिम बेस्ड नेशंस हैं जहाँ पे तलाक़-ए-बिद्दत का प्रैक्टिस नहीं होता है, राइट. ऑल्सो कुरान में भी इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, राइट. इसीलिए कोर्ट इस कंक्लूजन में आई कि इट इज नॉट एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, इट इज नॉट एसेंशियल टू द इस्लामिक रिलीजन, राइट. अंडर आर्टिकल 25 देयर इज अ थिंग वेयर इन वी चेक द एसेंशियलिटी टेस्ट, राइट. सबरीमाला में भी यही आप देखोगे, ये टेस्ट एसेंशियलिटी टेस्ट ही फॉलो किया गया था. तो कोर्ट ने यही बोला कि यहाँ पे दिस इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इस्लामिक रिलीजन, right. The court justified its position by stating that Hanafi school practices it. It is sinful in it. Triple talaq contradicts the basic tenets of Quran, and whatever contradicts Quran contradicts Shariat. Thus, what is bad in theology cannot be good in law, right. So I hope you understand the judgment that ultimately ratio क्या था इस judgment का, 3:2. The majority ratio के through they said that this triple talaq is unconstitutional. So what happened, why this demand was brought, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि व्हाट्सएप के थ्रू भी लोग क्या कर दे रहे थे, जो है अपनी वाइफ को लोग they were divorcing by triple talaq, कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक. So that is why this judgment was in the limelight. Now अब यहाँ पे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ये प्रैक्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई पनिशमेंट नहीं थी, स्टिल दिस प्रैक्टिस वाज कंटिन्यूइंग, राइट. दिस प्रैक्टिस स्टिल कंटिन्यूड इवन आफ्टर द जजमेंट. फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट in the Supreme Court, that is from 22nd August 2017 up to the introduction of bill, that is up to 28 December 2017, there were reported around 100 instances of pronouncing of triple talaq in the country. क्योंकि कोई लॉ नहीं था पनिश करने के लिए, right? Because there was no law to punish and to continue to practice triple talaq and to provide legal remedies to the victim of such practice, a need had arisen to make a law for effective implementation of Supreme Court's judgment. तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नीड आ गया था कि यहाँ पे पनिशमेंट इज नेसेसरी, राइट. Ultimately, the commitment of the government led by Shri Narendra Modi, Prime Minister Narendra Modi, to give gender justice, gender dignity and gender equality to the Muslim women was a major initiative before this reform. तो इस रिफॉर्म में क्या हुआ, क्या रिफॉर्म हुआ अल्टीमेटली, बेसिकली एक एक्ट लाया गया. पहले ये ऑर्डिनेंस के रूप में आया था, राइट. सो द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन द मैरिज ऑर्डिनेंस एक्ट 2018, ये प्रोमलगेट किया गया था 19 सितंबर 2018 को. इसी के बाद 2 और ऑर्डिनेंस आए थे. अल्टीमेटली लोकसभा में ये बिल पास हुआ था, एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मुस्लिम बिल 2019. ये बिल इंट्रोड्यूस
किया गया था and it was passed on 25th July 2019 and राज्यसभा also passed it on 30th July 2019. जब प्रेसिडेंट का असेंट आ गया था तो द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 इट केम इनटू फोर्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. राइट, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से, जिस डेट को ये आया है लॉ उस डेट के पहले के टाइम से इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 19th day of December 2018 giving continued effect to the first ordinance promulgated on 19th September 2018. राइट, सो अब इस एक्ट का बेसिक पर्पस क्या है, इस एक्ट में दिया क्या गया है. सो द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मुस्लिम एक्ट 2019 ये डिक्लेयर किया कि इंस्टेंट डाइवोर्स जो है ये वॉइड है, इलीगल है, और अगर कोई भी हस्बैंड इस तरह का तलाक देता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा अप टू 3 years. Up to 3 years. The punishment provided was up to 3 years and a fine to the husband who practiced the instant triple talaq. Muslim women upon whom talaq was pronounced also were granted custody of the children and subsistence allowed to be paid by husband. साथ ही साथ क्या हुआ, मुस्लिम वुमेन को ये राइट दिया गया कि यू विल गेट द राइट टू यू विल बी गिवन द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, और साथ ही साथ आपको एक मंथली अलाउंस भी मिलेगा जो हस्बैंड आपको पे करेगा. राइट, तो मुस्लिम वुमेन के पास अब एक लीगल राइट आ गया था अगेंस्ट द whimsical and irrational pronouncement of triple talaq. This act also works as a deterrent for husbands who intend to divorce their wife in this manner. Right? So ultimately इस एक्ट के अचीवमेंट क्या क्या हुए, इस एक्ट के आने के 1 साल के अंदर ही 82% केस ड्रॉप हो गया था. जो ट्रिपल तलाक के केसेस आते थे उसमें 82% का रिडक्शन था. राइट, एंड साथ ही साथ हर साल सिंस 2021 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया गया. क्यों? क्योंकि इसी दिन इनैक्टमेंट हुआ था ट्रिपल तलाक के लॉ का. ऑलराइट, so I hope you understand what exactly is the case Shaira Bano versus Union of India, that is the triple talaq case, and thank you so much for this session.